ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। विषय है दिल्ली किराया कानून, किराएदारों और मकान मालिकों की समस्याएं और समाधान। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय चड्डा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं SM रिजवान अहमद। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 0112342108 और दूसरा नंबर है 23422346। तो आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम। नमस्कार। दिल्ली किराया कानून, किराएदार और मकान मालिकों की समस्याएं और समाधान, ये विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल हजारों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों से पढ़ाई और रोजगार की तलाश में आते हैं। इस दौरान नाहक कभी किराएदार तो कभी मकान मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर लेते या देते समय ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों का ध्यान रखें। हमारे साथ इस विषय पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय चड्डा साहब। संजय साहब नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी और श्रोताओं को भी। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 2023 में हम बैठे हैं। 1958 में यह कानून आया था, दिल्ली किराया कानून। उसके बाद कई संशोधनों के दौर से गुजरा, कई बदलाव इसमें हुए, सामाजिक बदलाव भी हुए हैं और कानूनी दृश्य से भी देखें तो काफ़ी बदलाव होते रहे हैं। आज की तारीख में 2023 में कितना प्रासंगिक है अगर घर लेने वालों की बात करें और घर देने वालों की बात करें तो? बहुत आपका जो सवाल है वो बड़ा है, काफ़ी उसका जो पृष्ठभूमि है बहुत बड़ी है। 1958 में ये लॉ आया था। उस वक्त की क्या पृष्ठभूमि थी, उस वक्त कैसे हालात थे? उस वक्त इस कानून को बनाने का एक उद्देश्य था, रादर दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि रेंट को कंट्रोल किया जाए और दूसरा उद्देश्य जो अहम उद्देश्य है वो है इविक्शन, यानी कि निकालने की क्या प्रक्रिया रहेगी अगर किराएदार आता है, कैसे उसको निकाला जाए। और उस कानून को थोड़ा जटिल बनाया गया और ये कानून फेवर करता है टेनेंट्स को। अब ये पृष्ठभूमि है और उस वक्त के आधार पे जो एक परिसीमा निर्धारित की गई थी कि कितने रुपए तक के केसेस को यहां पे लिया जाएगा, तो वो अमाउंट था 3500 रुपए, जहां तक मुझे याद पड़ता। और वो अमाउंट अभी भी 3500 रुपए, शायद बीच में तरमीम की गई होगी या अमेंडमेंट किया गया होगा, उसकी वजह से वो ये अब आज का जो है वो रेट ही है। पहली चीज। दूसरी चीज, उसका उद्देश्य था टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करना। इससे क्या हुआ कि एक जिसे कहते हैं ना, मकान मालिक जो थे वो बहुत डिस्करेज हो रहे थे, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर एक 2011 में जो हमारा जो सर्वे हुआ था और मेरे ख्याल है जनगणना हुई थी, उसमें पूरे देश में आज आप बड़े स्तब्ध रह जाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा मकान है जो खाली पड़े हैं। यानी कि कानून जो उस वक्त स्थित है वो कानून डिस्करेज करता है। वो कानून मकान मालिकों को कहता है भाई, क्योंकि ये आप देखिए, आप एक जनरल ओपिनियन क्या है लोगों में आज लोगों में जनरल ओपिनियन है कि मकान किराए पे देंगे तो खाली नहीं होगा भाई। लेकिन मैं एक बहुत अहम 2-3 बातें कार्यक्रम के अंदर आएंगी भी और मैं अभी भी बताना चाहता हूं, अब वो सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल। हालांकि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे देखें तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जो है एक सोच ये थी कि जो आबादी आ रही है, जो आई हुई है, उसको किस तरीके से बसाना और उनको घर देना और उनकी एक सामाजिक स्वीकृति, जो एक सोशल एक्सेप्टेंस है, वो बहुत ज़रूरी था। उसको मद्देनज़र एक पॉजिटिव सोच रही होगी सरकार की। और आज भी हालांकि जैसे कि आपने कहा कि लोग डरते हैं और अभी भी इतनी 1 करोड़ के करीब खाली हैं, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। आज के हमारे पहले श्रोता इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। GS चड्डा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी चड्डा साहब नमस्कार। अधिवक्ता चड्डा जी को भी नमस्कार। नमस्कार चड्डा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बताइए सर। जैसा अभी आपने बताया कि जो नया कानून आया है वो मकान मालिकों के
फेवर में है, तो बेचारे किराएदार कहाँ जाए? 15-15 साल से, 20-20 साल से बैठे हुए हैं। उनकी घर भी हैं, दुकानें भी हैं, और नोटिस दे दिया जाता है खाली कर दो, और किराया भी लेते हैं पूरा पिछले 10 साल का, 5 साल का। तो इसमें किराएदारों के हक के लिए कोई है कानून में? नहीं बात। नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये नहीं कहा कि नया कानून आया है, और ये बात मैंने नहीं कही, और ना मैंने ये कहा कि नए कानून किराएदारों का नहीं बल्कि मकान मालिकों के फेवर में है। एक बैलेंस लॉ को बनाने का प्रयास किया गया है। अभी तक हमारे यहाँ लागू नहीं है चट्टा जी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी तक ये कानून लागू नहीं है। नंबर 1, उसको कहते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट। 2021 में जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया, और तमाम जो राज्य हैं, आपको ये एक बात और बताना बहुत जरूरी समझता हूं, टेनेंसी लॉज जो हैं वो अधिकार क्षेत्र है राज्य का, अर्थात जो एक राज्य है उसको टेनेंसी पे कानून बनाने का अख्तियार है। यानी टेनेंसी जो स्टेट सब्जेक्ट है, इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। बहुत सही आपने कहा। और यूनियन गवर्नमेंट को एक अधिकार होता है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई कानून का प्रारूप देना चाहते हैं वो बाकी राज्यों को, जिससे कि एक जटिल व्यवस्था समाप्त हो और साधारण व्यवस्था आए, अच्छी व्यवस्था आए, तो वो एक मॉडल एक्ट बना सकते हैं। तो 2021 में ये हमने देखा पूरे देश में हमारे, हम ये पाते हैं कि टेनेंसी से जो लॉज हैं वो अब तक, आज तक जो है वो टिल्टेड टुवर्ड्स टेनेंट है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो है जो मकान मालिक हैं और टेनेंट है, उनके अगर द्वंद हो जाता है, उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो केसेस हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। दोनों के अधिकारों का परिसीमन ठीक नहीं हुआ है, स्पीडी जस्टिस नहीं मिलती है। टेनेंस, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी कह लीजिए, या जिसे कह सकते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी का अभाव है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए काफी मुशक्कत के बाद, देखिए, जो नया मॉडल टेनेंसी एक्ट है वो क्या है, वो एक प्रारूप देता है। वो आपको टेनेंसी के एग्रीमेंट का एग्जाम्पल भी देता है कि ये देखिए ऐसा होना चाहिए टेनेंसी का। और वो एक तरफ के अधिकारों की बात नहीं करता है, वो दोनों पक्षों के, एग्रीमेंट के दोनों पक्ष यानी कि टेनेंट एज वेल एज लैंडलॉर्ड, दोनों के अधिकारों को मजबूती से, अगर कोई टेनेंट अपने किराया सही समय पे दे रहा है, किसी तरीके से प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहा है, तो मकान मालिक के पास कोई अधिकार नहीं है कि उसको वो थ्रो अवे कर सके एकदम सडनली। उसका भी प्रोसेस है, अगर निकालना है तो उसका प्रोसेस है। हर चीज पहले से तयशुदा तरीके से चलेगी। ये बहुत समझने वाली बात है कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट की जो आपने बात की, जब इसको लाया गया 2021 में, तो इसके पीछे कवायद यही थी कि जो एक किराएदार और मकान मालिक, इन दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करना, और सिस्टम को और अकाउंटेबल और पारदर्शी बनाना, जो कि आप खुद भी इशारा कर रहे थे इसकी तरफ। और अपने लिस्टर्स के लिए कि अब तक सिर्फ 4 राज्यों ने इसको अभी तक स्वीकारा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और यूपी। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को अभी स्वीकारा है, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी बताया, एक्सपर्ट ने। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अभी रूल्स नहीं बने, इन राज्यों में भी रूल्स नहीं बने हैं, ऐसा मुझे हो मेरे सकता है कि संज्ञान एक में मॉडल ड्राफ्ट को उन्होंने मॉडल ड्राफ्ट को तो पार्लियामेंट ने बनाया है, और बाकी राज्यों को दिया है कि भाई देखिए क्या होता है कि पॉलिटिकल विल की अभाव है, कुछ ही लोग इससे ग्रसित हैं, तो पॉलिटिकल विल का अभाव है। राज्यों को ऐसे प्रोग्रेसिव, जिन्हें कहते हैं ना, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। हम इस चीज का अभाव है, और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये इतना बड़ा और विशालकाय माध्यम है रेडियो का, ये अगर मेरी आवाज कहीं तक पहुंच रही है तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, और इस पॉजिटिव स्टेप्स को बाकी गवर्नमेंट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, मात्र अडॉप्ट करने से नहीं हो जाएगा। एक ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय होना चाहिए, तभी आप जाकर के गवर्नेंस मॉडल को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो जी, हेलो। किसी कारणवश उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन
यहाँ पे अगर थोड़ा बेसिक्स पे जाएं, आज की तारीख में जो किराएदारों का जैसे कि आपने बताया कई जगहों पे मसले होते हैं, कई जगहों पर मकान मालिक ख़राब निकल जाते हैं, वो नाहक परेशान करते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में भी इशारा किया। इसको एक अधिवक्ता के तौर पे, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप बैलेंस करने की अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए? देखिए, यही रूप इस पर बात करेंगे। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं देवेंद्र त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी, झंडेवाला से। जी देवेंद्र जी। सर ये हमारे मकान मालिक से जी किराया हर साल बढ़ा दे रहा है जी, हर महीने झंडेवाला जब्बियों में। तो मकान उसका एनियम किराए पे रह रहे हैं, तो सर इसके पर्पस कुछ हो सकता है हमारा किराया कम हो जाए जैसे? देखिए, जहां तक किराए की बात है, किराए के बढ़ाने या घटाने के बाद, ये एग्रीमेंट के तहत होता है। आपके और आपके मकान मालिक के बीच में जो एग्री करेंगे, आप जो जिसे कहते हैं ना, जो मुझे ये स्वीकार है, वो कहेंगे मुझे ये स्वीकार है, तो ये आपका एग्रीमेंट है। इसमें कोई कानून की व्यवस्था की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको कहीं और सस्ता मिलता है तो आपको वहां पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। ये बिल्कुल डिपेंड करता है, जो अगर आपको आवश्यकता है तो आप लीजिए, नहीं लेते हैं तो मत लीजिए। ये बात है स्पष्ट तौर पे, और बड़े स्पष्ट शब्दों में अगर मुझसे पूछे तो यही जवाब है। आप उनसे ही बात करिए किराया कम करने की, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां पे किराए का इतना वैल्यू नहीं है तो वो अपने आप स्वतः इसको कम करेंगे। अगर कानूनी अगर पहलुओं पर बात करें तो क्या 11 महीने या साल भर 12 महीने पे बढ़ाने का प्रावधान है, या बीच में भी कई बार बढ़ा? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या होता है कि 11 महीने का हम बार बार सब लोग पूछते हैं मुझसे, 11 महीने क्यों कह रहे हो? 12 भी नहीं कह रहे, 10 भी नहीं कह रहे, क्यों 11 महीने? देखिए क्या है, एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 2 है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसके तहत जो भी टेनेंसी का एग्रीमेंट है, जिसे हम लीज एग्रीमेंट कहते हैं, उसको आपको रजिस्टर कराना होगा अगर वो 11 महीने से ज्यादा का है। तो 11 महीने से ज्यादा का अगर टेन्योर है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार के आगे स्टैंप ड्यूटी देके वहां पेश होना पड़ेगा। मकान मालिक को भी, किराएदार को भी उनकी फोटो खींचेगी, और वो एक लीज डीड बनेगी और एक परिपक्व डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें सब चीजों का वर्णन होगा। पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये कि अगर 11 महीने से कम की टेनेंसी है तो वो कानूनी तौर पे उसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो कंपल्सरीली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, बड़े स्पष्ट शब्दों में। इसीलिए सब लोग इस पूरे प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हर 11 महीने पे अपना लीज एग्रीमेंट रिन्यू करते हैं। अगर, और जहां तक आपने बताया कि किराए बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है, किराए बढ़ाने का जहां तक सवाल है, पहली बात कि वो दोनों पक्षों में तय होना चाहिए कि आप 1 साल में बढ़ाएंगे, 11 महीने में बढ़ाएंगे, या 2 साल में बढ़ाएंगे, 15 महीने में बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा। कोई 15% बढ़ाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में 12.5% बढ़ता है, 10% भी बढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है, ये आपके और जो आपका किराएदार है उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, उनके बीच में जो जिसे कहा था ना, दोनों पार्टी जिस विषय पे एग्री करेंगे उस पे डिपेंड बिटवीन द पार्टीज बेसिकली। इट इज बिटवीन द पार्टीज, किराएदार और कब चाहे अगर स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। हाँ, साल में 2 बार भी बढ़ा सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 बार भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और संभवतः होता यह है कि साल में 1 बार ही बढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस ये है। अब किसी का क्या आप एग्री कर रहे हैं मकान मालिक के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो हेलो जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? और सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। सुभाष नगर तो सुनाई पड़ा, आपका नाम क्या बताया आपने? रघुविंदर सिंह। रघुविंदर जी रघुविंदर साहब, सवाल पूछें। मेरा सवाल पहला ये है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 और दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 2005, इन दोनों में ऐसी कौन सी कमियां छूट गई हैं जो ये अभी तक लागू नहीं हो पाया? नंबर 2, जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट होता है तो उसमें पुलिस का क्या कोई रोल होता है? कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। जी, थैंक यू। देखिए जी, पहला आपने बताया कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 और रेंट कंट्रोल एक्ट जो 2005 है दिल्ली के लिए, जिसका प्रारूप तैयार किया गया, जिसे बनाया गया, और अब
सवाल आपका यह है कि इनको ये लागू क्यों नहीं हुए, उनमें क्या कमियां छूटी। देखिए, कमियां छूटने वाली बात तो बाद में आएगी, लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां की जो सरकार है उन्होंने इसको लागू नहीं किया है। जब सरकार उसको अप्रूव करेगी, बना लिया गया है कानून, जब सरकार, देखिए टेनेंसी, जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है वो संसद में तैयार हुआ, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया 2021 में, और उसके बाद तमाम राज्यों को कहा गया कि आपको ये हम अधिकार देते हैं कि आप इस प्रारूप का कानून बनाइए और अगर हो सकता है तो इसको अडॉप्ट कर लीजिए। दिल्ली सरकार ने भी शायद उसमें कुछ एक्शन लिया है, जहां तक दिल्ली का सवाल है मुझे उसका संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज अवश्य पता है कि अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। दिल्ली में ना कोई ट्राइब्यूनल बना है नए एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत, ना कुछ कोई प्रोग्रेस हुई है। तो क्योंकि कई जगहों पे कहते हैं कि लोगों ने कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा है कि इसको स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी प्रोग्रेस नहीं है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि दिल्ली सरकार ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, नंबर 1। दूसरा सवाल जल्दी से बताऊंगा आपका कि पुलिस का क्या रोल है टेनेंसी में। पुलिस का, अगर स्पष्ट शब्दों में कान खोल के सुन लीजिए, कोई रोल नहीं है। पुलिस का रोल है अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, उन दोनों में, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में कोई लड़ाई होती है तो पुलिस उस लड़ाई के लिए आ सकती है। पब्लिक डिसऑर्डर है, अगर उनकी वजह से पड़ोसियों को और तमाम उस एरिया में प्रॉब्लम होती है, उसको रोकना पुलिस का काम है। टेनेंसी में इट इज अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, उनके मध्य ये एक सिविल डिस्प्यूट है और सिविल डिस्प्यूट के लिए पुलिस का रोल नहीं है। बिल्कुल, और जैसे कि इनका सवाल था कि एक मॉडल टेनेंसी एक्ट और 2005 दोनों के बीच जो एक डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है रघुविंदर जी, कि एक सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने का प्रयास किया गया है, और उसके अलावा जो एक मॉडल टेनेंसी एक्ट आया उसके पीछे एक सोच है सरकार की कि जो 2050 में एक क्या स्ट्रक्चर होगा। आज की तारीख में हम लोग लगभग 1/3 कस्बा जो है देश का वो शहरों में रह रहा है, और 2050 जाते जाते करीब 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो शहरों में रह रही होगी। तो उसका एक रूपरेखा, उसका ढांचा क्या होना चाहिए, उसकी तैयारी अभी से चल रही है। तो ये एक बड़ा, और उसके अलावा कई छोटी छोटी अगर आप उसके डीप में जाएंगे, जो कि वक्त नहीं है इस 50 मिनट के प्रोग्राम में उन पर पूरे से कई आयाम है। आपने बिल्कुल सही कहा, पॉपुलेशन किस स्तर पे बढ़ रही है हम सब देख रहे हैं, किस स्तर पे दिल्ली आज से 20 साल 30 साल पहले कैसा हुआ करता था और आज कैसा है हम सब जानते हैं। चाहे दिल्ली आज की तारीख में देखें तो हम मेट्रो में चलते हैं तो कहते हैं कि अगर ये तैयारी नहीं होती तो आज पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिमिलरली हर चीज, मैं कह रहा हूं ना, सिस्टम कोलैप्स कर जाता। इसीलिए हर क्षेत्र में हमको सोच के चलना पड़ेगा, और आगे के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आगे की सोच के क्या हम फ्यूचर जनरेशन को दे के जा रहे हैं, क्या इस तरह का द्वंद्व, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स दे के जा रहे हैं। हमने देखा, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं बहुत सूक्ष्म में, कि हमने देखा कि जो ग्रसित पार्टी है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, उन्होंने कई बार हमने देखा कि बहुत बीमार हो गए और परेशान हो गए और मानसिक हालात में उसका फर्क पड़ा, और यहां तक कि कई लोगों की, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता इसलिए आवश्यकता है कि एक ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट रूप से पता चले, मैं अगर लैंडलॉर्ड हूं, मैं अपनी लैंड दे रहा हूं किसी को, आफ्टर ऑल मालिक मैं ही हूं, मैंने अपनी मेहनत की कमाई लगा के उस चीज को खरीदा है, तो टेनेंट का भी वही उतना ही अधिकार है, वो भी किराया दे रहा है। और तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए एक इस तरीके का टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो दोनों को फायदा दे। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव और सकारात्मक प्रयास है सरकार का, और क्योंकि आज जिस चीज़ की हम तारीफ करते हैं कि एक बड़ा ही स्मूथ और रोबस्ट एक मेट्रो सिस्टम दिल्ली के अंदर है, तो इसकी रूपरेखा आप 1990 के लेट 1990s में रखी गई, और 2000 में से हमने इसमें बदलाव देखना शुरू किया जब मेट्रो शुरू हुई 2000 के बाद पहले दशक में। तो इससे आपको देखने को मिलता है कि जो चीज़ आज हम सोच रहे हैं उसको 20 साल पहले सरकार उस पर काम करना शुरू कर देती है। तो ये हमारा एक बड़ा ही रोबस्ट और इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल है इस डेमोक्रेसी में, तो देश उस पर लगातार काम कर रहा है, और मॉडल टेनेंसी एक्ट भी उसी के एक कड़ी है। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो
जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी जी जयकिशन जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी पुरानी दिल्ली या दिल्ली के अंदर जो किराएदार आज 20-20 साल से 100 रुपए के किराए में रह रहे हैं और मकान खंडर है और मालिक उसमें रहते नहीं हैं, और अगर उसका टॉयलेट खराब हो गया है या टूट गया है या नल खराब हो गया है, अब वो ये कहता है कि मालिक मकान बनाएगा। अब मालिक मकान को मिल रहे हैं 100 रुपए, खर्चा होना 2000 रुपए का। अगर कोर्ट भी जाते हैं, हम लोग गए हैं हम, तो कोर्ट ये कह देती है कि नहीं, किराएदार का आपको ही ठीक कराना है, ये किराएदार ठीक नहीं कराएगा। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? नंबर 1। नंबर दूसरा, आज अगर किराएदार से हम शरकतनामा लिखवाते हैं 11 महीने का और उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं, और 11 महीने के अंदर जो है अगर हम उसको 1 महीने पहले नोटिस देते हैं तो खाली कराने का अधिकार है, और अगर हम उसको नोटिस नहीं देते हैं और वो 11 महीने का वैलिड रहता है, वैसे तो वो वैलिड रहेगा या वो वैलिड नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा? ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं, कृपा करके बता दें। देखिए, पहले दूसरा वाला सवाल बताता हूँ। वो ये है कि 11 महीने का अगर है और आपने 1 महीने का नोटिस दिया, उस नोटिस के बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। ये आपके एग्रीमेंट में भी वर्णित होना चाहिए कि 2 महीने का नोटिस है, 1 महीने का नोटिस है, कितना नोटिस देके खाली करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बताया कि किस तरह की परेशानियां हम देखते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप में। जैसे अभी आपने बताया 100 रुपए का किराया देके उसको कैसे वो रिपेयर करवा सकता है। देखिए, यही तमाम द्वंद्व, लड़ाई, डिस्प्यूट, इसी को परिपक्वता से समाप्त करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को बनाया गया है। मैं उसकी पूर्ण रूप से वकालत कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, हमको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो दिक्कतें हम देखते हैं रोजमर्रा, आप कोर्ट में चले जाइए, इस तरह का एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, कोई इविक्शन की पिटीशंस चल रही हैं और फिर उनकी अपीलें हो रही हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि ना, एक दुखद व्यवस्था है। इस व्यवस्था से निजात पाने के लिए अगर आपका एग्रीमेंट बैलेंस्ड बना हुआ है, दोनों के अधिकारों की बात हो रही, किराएदार के अधिकार की भी और मकान मालिक के अधिकार की भी बात हो रही है। और इस नए कानून के तहत एग्रीमेंट क्योंकि आपका पहले से बना हुआ है, आपको स्पीडी एडजुडिकेशन होगा। आपको पहले हर चीज पहले से ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के साथ आपका जो किरायानामा है या एग्रीमेंट है, लीज डीड है, उसको बनाया जाता है। तो ये मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी बात है और उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिससे कि इस तरह के जो दिक्कतें हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ना आए फ्यूचर जनरेशन को। इसलिए हम कानून को बदलते हैं। देखिए, कानून में बदलाव कब किया जाता है? जब जो कानून चल रहा है, जो कानून इस वक्त लागू है, उस कानून में समय के हिसाब से चेंज की आवश्यकता होती है। कानून स्थिर नहीं होता है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक अर्थात आज की नीड और 58 की नीड, 1958 की नीड फर्क थी, तो उस फर्क को कवर अप करते हुए ये मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा जब आप एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो आए, तो उसमें बेसिकली यही है कि आपको किस तरह का एग्रीमेंट बनाना चाहिए। ये तमाम चीजें आप पहले से सही कर लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा आगे। बिल्कुल। इस वक्त एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर साहब। संजय जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, बताइए। सर, ऐसा होता है कि हमारे बुजुर्ग लोग अपना मकान बना के अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं जी। उनको उस समय जरूरत नहीं होती। उनके पास 6 कमरे हैं तो 6 में से 3 कमरे यूज करते हैं, 3 कमरे किराए में हैं। पहले के लोग तो बहुत मिलनसार होते थे, बिना लिखा पढ़ी के दे देते थे, पर वो बाद में किराएदार खाली नहीं करते थे। 5-5 रुपए के अभी भी किराएदार बैठे हैं, जो अब उसमें मकानदार अभी भी वैसा ही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर अगर मकानदार किराएदार को किराया देता है या दुकान या तो उसको किस
उसकी सावधानी उनको बरतना चाहिए। और किराएदार एग्रीमेंट कच्चा कराना चाहिए, पक्का कराना चाहिए, पक्के में कितना खर्चा आता है सरकारी और कच्चे में क्या खर्चा आता है, ये थोड़ी खुल के बताएं, बहुत की परेशानियां दूर होगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल और मेरे मन को प्रिय है सवाल, क्योंकि जी मेरे मन को ये प्रिय है इसलिए है क्योंकि मैं अपने मिशन में कि किस प्रकार से स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस जो हम करते हैं, हमारे हर व्यक्ति को अगर कानून के अधिकार पता होंगे तो लड़ाई की, द्वंद्व की, केसेस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे उस मुकाम में ये भी एक सहायक सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। पहली बात, एक लिखित समझौता जिसे लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, करारनामा कहते हैं, उसका होना अति आवश्यक है। चाहे जो टेनेंट है वो जितना भी आपके क्लोज हो, बहुत आपका मित्र हो, तब भी आपसे रेंट एग्रीमेंट अवश्य करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब रेंट एग्रीमेंट करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे पक्षों को लिखें आप। कोई भी चीज, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे किसी आपने अपने मित्र को रहने के लिए, उसका मकान बन रहा है, 15 महीने के लिए आपने किराए पे दिया, तो सब कुछ उसमें वर्णित करिए, लिखिए। और जहां तक बात है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, 11 महीने की अगर अवधि है तो आपको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है। और बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2 विटनेसेस के साथ, किराएदार और आपके दस्तखत के साथ, आप बहुत वो जो है कानूनी तौर पे वैलिड है, उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं। पहली चीज, अगर 11 महीने से ज्यादा है तो आपको इसको रजिस्टर कराना चाहिए। जहां तक बात आपने करी कि इसमें कितना खर्चा आता है, जो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में आपको कोर्ट फीस देनी होती है, ये बड़ा ही मामूली खर्चा है। मैं आपको ये बता दूं, ये डिपेंड करता है किसके आधार पे बनेगा। मेरे ख्याल है 1% से भी बहुत कम है रेंट वैल्यू की, क्योंकि हर राज्य, हर प्रदेश की अलग अलग वैल्यू है। ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको पे करनी पड़ती है कोर्ट फीस। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि जब आप किराए पे दे रहे हैं कि, और वो वैल्यू भी किराएदार और लैंडलॉर्ड दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं रहती है। मेरा मानना यह है कि एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना चाहिए अगर 11 महीने से ज्यादा है। अन्यथा इससे बचने के लिए जो उपाय लोग करते हैं कि किराए, वो छोटी सी जो वैल्यू मैंने कही, वो उसको लोग करते हैं कि 11-11 महीने में एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरह के चक्रों में वैसे पड़ना नहीं चाहिए। कानून की व्यवस्था है, आप जाइए, अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर कराइए, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी एक महत्ता है, इन्फोर्सेबिलिटी है, लॉ, कानून उसको ज़्यादा प्राथमिकता देगा। बिल्कुल, आप खुद में सही हो और सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विधान का सही तरीके से पालन करें तो कभी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। हर दौर में अच्छे और ख़राब लोग होते हैं, कई बार मकान मालिक बड़े अच्छे होते हैं। खुद हमने अगर अपनी बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में और अब तक जो हमने देखे हैं, बड़े अच्छे लोग सब मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मकान मालिक ख़राब होते हैं या किराएदार ख़राब होता है, अच्छे और बुरे हर दौर में हुआ करते हैं। अपने उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने रेडियो सेट देर से ट्यून किया, उनको ये बता दें कि आज का हमारा विषय है दिल्ली किराया कानून, किराएदार और मकान मालिकों की समस्याएं और समाधान। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय चड्ढा साहब। और लिसनर्स, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 23421084, 23421084, और एक हमारा दूसरा नंबर भी है 23422346। और दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली के STD कोड 011-011 लगाना हरगिज न भूलें। एक और श्रोता इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, प्रणाम, नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सर, मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर के उपखंड बहरोड से। वैसे तो अब तो वो भी जिला घोषित हो गया। तो मैं विद्वान अधिवक्ता से निवेदन करना चाह रहा था कि ये जो किराए से संबंधित मकान मालिक और किराएदार के बीच की जो व्यवस्था है, उसमें सर मकान मालिक कितने समय अवधि के बाद किराए में वृद्धि कर सकता है? एक तो ये था। दूसरा, मेरी प्रार्थना थी कि मकान मालिक को किन किन सुविधाओं और सेवाओं को देने का उसका नैतिक दायित्व बनता है और किराएदार का एक तरह से नैतिक अधिकार बनता है, ये बताने की कृपा करें। पहली चीज कि कितने समय में किराया बढ़ाने की बात, जहां तक बात है, ये आपके अर्थात लैंडलॉर्ड और टेनेंट, जो मकान मालिक और किराएदार, उनके बीच में जो समझौता होता है। कहीं पे भी
ये लिखा नहीं गया है कि कितना बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आप चाहें तो हो सकता है 2 साल के लिए आप रेंट पे लें और कोई भी किराया ना बढ़े, आपने जितने भी अमाउंट के लिए तय किया है वही किराया रहे। अब 3 साल के लिए भी ऐसे हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि प्रतिवर्ष जो है उसमें 10% की वृद्धि हो, 15% की वृद्धि हो। ये डिपेंड करता है लोकेशन, ये डिपेंड करता है आपके और आपके जो दोनों पार्टियां हैं, किराएदार और मकान मालिक के समझौते के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जो जहां तक बात है जो सुविधाएं हैं उनकी, देखिए जब ये सुविधाओं वाला भी पक्ष जो है, मुझे ऐसा लगता है कानून की व्यवस्था ये है कि दोनों पार्टीज के बीच में, अगर मैंने ये एग्री किया है कि मेंटेनेंस दूंगा, फर्निश्ड हाउस दूंगा, मेज कुर्सी पानी सब कुछ मैं ही दूंगा, तो उसके मैं चार्जेस दूंगा और उन सब सुविधाओं का वर्णन लीज डीड में होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी सुविधा ना दें, आपने किराए पे 4 दीवारी अपनी दे दी, दूसरा जो किराएदार है वो अपना फर्नीचर लाएगा, अपनी सब कुछ लाएगा। तो ये बिल्कुल दोनों के बीच में, दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही है कि दोनों व्यक्तियों को, चाहे किराएदार और मकान मालिक को, मिलके इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कब किराया बढ़ाना है, कौन कौन सी सुविधाएं लेनी। बिल्कुल, जो हम लोग देखते भी हैं अमूमन कि फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, बिल्कुल सही कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप खुद अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं और उस हिसाब से मकान किराए भी उसी आधार पर होगा। बिल्कुल, अगर फर्निश्ड है तो फर्नीचर का किराया लेगा, एसी का किराया होता है, अदरवाइज तमाम चीजें हैं। ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो मेरे ख्याल से सारे किराएदार जो है इस बात से अवगत है। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आप मेरा नाम नरेंद्र नागपाल है सर। ये रेंट एग्रीमेंट के ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन करना था। नरेंद्र साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली में वेस्ट पटेल नगर से सर। चलिए, बिल्कुल मैं आपके नजदीक हूँ जी, बताएं। आप संजय चड्डा जी बोल रहे हैं? नहीं जी, मैं संजय चड्डा अलग हूँ, अभी हमारे कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं। जी जी जी, नरेंद्र साहब सवाल पूछें जी। हाँ सर, मेरे 1-2 सवाल हैं सर। एक तो सर, ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको अगर एक जो लैंड जिस पे जो कब्जा करके बैठा हुआ है वो उसको रेंट पे दे देता है और दूसरा उसका कमर्शियल बेनिफिट लेता है, तो उसमें वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बाकी ओनर्स को क्या करना चाहिए? एक तो मेरा सवाल ये है सर। और अगर सपोज आजकल रेंट एग्रीमेंट सब ऐसे बोगस बन रहे हैं जिसमें नोटरी वाले भी झूठे साइन कर रहे हैं और डीलर भी इन्वॉल्व नहीं है और ऑनरशिप टाइटल क्लियर नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन होती नहीं है, तो इन केस में क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या रेमेडीज है? बिल्कुल सही आपकी। देखिए, पहली बात, जो व्यक्ति ओनर है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मैं ही इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकता हूं, नंबर 1। और अगर मैं किराएदार हूं, तो अगर मेरे किराएनामे में यह वर्णित है कि मैं सब लीज नहीं दे सकता हूं, तो मैं सब लीज नहीं कर सकता हूं, पहली चीज। तो सारी जगहों पे इस सारे कार्यक्रम का भी अगर सार अगर आप मुझसे पूछे, तो वो सार है आपका मजबूत, परिपक्व, स्ट्रॉन्ग रेंट एग्रीमेंट, किराए के लिए जहां तक बात है। अब आपने सवाल किया कि आजकल नकली रेंट एग्रीमेंट बनने लग गए हैं, नोटरी कर देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है, और वो तमाम चीजें जो आपने वर्णित की। देखिए, इस तरह के एग्रीमेंट, इस तरह की लीज एग्रीमेंट अगर कहीं बनते हैं, उन एग्रीमेंट के लिए 2 रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी, सिविल कोर्ट में जाइए और बताइए कि ऐसे ऐसे गलत ये किया गया और ये किराएदार भी नहीं है, कब्जा कर रखा है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट रेमेडी वो ये है कि आप पुलिस में जाइए और क्रिमिनल कंप्लेंट, ऐसे नोटरी धारकों को भी, ऐसे जो गवाहान हैं वो भी, कानून बहुत स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति गलत कागज बनाएगा, अगर कोई व्यक्ति इस तरह के फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाएगा, तो कानून उसको, सख्ती बहुत छोटा शब्द है, कानून उसको इतनी सख्ती से हैंडल करने का है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आयोटा ऑफ जजमेंट, कितने सारे जजमेंट्स में ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अनक्लीन हैंड्स, गंदे हाथों के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, जिनके मस्तिष्क में क्राइम बसा हुआ है, उनको बहुत सख्ती से निपटारा करना चाहिए।
तो मैं, देखिए मेरी आवाज में भी उतनी बुलंदी आ गई ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को छोड़ना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए आपको। और आप अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं जागेंगे, कोई व्यक्ति आपके अधिकारों के लिए जगाने के लिए आपको नहीं आएगा। जागिए, खड़े होइए। हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, हमारा देश किसी व्यक्ति के इस तरह के कृतों से, फोर्जरी, फैब्रिकेशन से नहीं चलता है। बिल्कुल नरेंद्र साहब, समझने वाली बात यह है कि प्रावधान, चाहे आप आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, बड़े क्लियर स्पष्ट शब्दों में उसको बयान किया गया है। इस तरह के हम अक्सर देखते हैं आम जिंदगी में भी कि अच्छा आप साइन कर दीजिए मेरे बिहाफ से, कौन देखने जा रहा है। ऐसा हरगिज़ भी ना करें। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को ये ज़रूर संदेश देना और जागरूक करना चाहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रोताओं को और देश के नागरिकों को हम जागरूक करें। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि आपकी छोटी सी असावधानी बड़ी मुश्किल हो सकती है। 470 और 471 आपको अट्रैक्ट कर सकता है कि आपने एक फर्ज साइन किया है, आपने तो किया ही नहीं है। तो इस तरह के कई ऐसे प्रावधान हैं, जैसा कि और हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है ये बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन है कि आप भी ड्यू प्रोसेस से चलें, तो आप अगर सही होंगे तो कभी आपके साथ गलत नहीं होगा, और अगर गलत होगा तो उसका बाकायदा रेमेडीज हैं कई फ्रंट पे। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं अनिल चंद द्वारका से बात कर रहा हूँ। जी अनिल साहब, स्वागत है आपका। चंद्र साहब को भी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि बहुत पुराने किराएदार जो बैठे हुए हैं, जिनका की ओनरशिप नहीं है मकान पे, और क्योंकि सरकारी कागजातों में तो जो मालिक मकान होगा उसी का ही नाम होता है, उनका है नहीं, तो वो तो मेरे हिसाब से तो वो लोग बाग जो हैं वो अनऑथराइज्ड हैं, चाहे वो कितने भी साल से वहां पे रह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या जो नया कानून बना है 2021 में, क्या उसके लिए उसमें ये प्रावधान भी है कि जो पुराने किराएदार हैं या जो पुराना डिस्प्यूट चल रहा है उसका भी समाधान करने की उसमें कोई गुंजाइश है, या उसमें प्रावधान लिखा गया है या नहीं लिखा गया? देखिए, दो बातें आपने बताया कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। वो अनऑथराइज इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहे जितना भी सूक्ष्म किराया 200-500 रुपए किराया देके अपने आप को ऑथराइज वो करते हैं, ये आपको माननी पड़ेगी मेरी बात। और जहां तक टेनेंसी एक्ट की बात है, वो जो 2021 का है, वो निश्चित तौर पे पिछले कानून को के विषय में नहीं बोलता है, पिछले कानून की कमियों को जरूर हटाता है, लेकिन जो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, पीछे से इसका प्रभाव नहीं होगा। ये जब से लागू होगा, जब से इसको स्वीकार करके वहां की सरकार इसको लागू करेगी जिस प्रदेश की, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव अर्थात इसका पुराना जो समय है वहां के केसेस के लिए नहीं लगेगा, उसके लिए पुराना ही कानून लगेगा 1958 का। लेकिन मैं आपको एक बात और बहुत गंभीरता से बताना चाह रहा हूं। आज हमारे पास इतने निर्णय आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ इन तमाम चीजों को लेती है, कहां पे जो वायलेशंस हैं, जहां पे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई व्यक्ति स्वतः, अगर मैं ओनर हूं और मैं एक झोपड़ी में रह रहा हूं और मेरे अच्छे से मकान में कोई और रह रहा है, तो उस तमाम चीजों को परिपक्वता से उस पर निर्णय दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आवश्यकता है, अगर आप लोग अपने अधिकार के लिए बहुत मजबूती से खड़े होंगे तो कोई ना कोई आपको रास्ता जरूर मिलेगा, और आप अपने जो अधिवक्ता हैं उनसे मिलिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। तो दोनों पक्षों के लिए जो पिछला कानून है वो वही रहेगा, लेकिन जो नया कानून है वो तो एक बहुत ही मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करता है लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन के लिए। पुराने कानून पे ये लागू नहीं होता है। बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ संजय चड्ढा साहब, तो एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल और एक रेंट कोर्ट की भी स्थापना की बात की गई है इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में, ताकि एक स्पीडी डिस्पोजल हो। बिल्कुल सही आपने कहा, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी बननी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल अभी भी एग्जिस्ट करता है। पुराने लॉ में भी रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है, लेकिन वो गवर्न होता है पुराने ही कानून से। अब जो नए कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका आपने भी बताया अभी, उसमें भी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी का है। और पहले से ही मजबूती ये देखिए कि जब आपका रेंट एग्रीमेंट होगा, आप उस वक्त, जबकि ये प्रोविजन पुराने एक्ट में भी है कि आप उसी वक्त
जाके और अथॉरिटी को अपने रेंट एग्रीमेंट को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। बिल्कुल, एफिकेसी लेवल को और दुरुस्त किया गया है ताकि बहुत जो 2 शब्द अगर मैं कहूं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और उससे आएगा 3rd शब्द, वो है एफिशिएंसी। बिल्कुल, परफेक्ट। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। मैडम प्रेम कुमार है, मैं पूर्व कला दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी प्रेम साहब, थोड़ी आप आवाज थोड़ा तेज बोलें तो हमें ज्यादा सहूलियत होगी। हेलो, ये तो हमसे नाराज हो गए, आवाज ही इनकी चली गई किसी कारणवश। बात ये हो रही थी शुरुआत में, जैसे कि आपने बताया कि एग्रीमेंट मैंडेटरी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इस चीज़ पे देखें, अगर मॉडल टेनेंसी एक्ट के भी परिप्रेक्ष्य में बात करें, अमूमन लोगों के अंदर एक मंशा होती है कि स्टाम्प ड्यूटी बचाया जाए और नहीं एग्रीमेंट कराते हैं। ये अक्सर देखते हैं। संजय चड्ढा साहब, इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन एक श्रोता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार। सर को भी नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं ग्राम गौड़ झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, सागर मध्य प्रदेश से। सवाल था जी। हाँ। मतलब जैसे किसी का एग्रीमेंट हुआ है मकान मालिक से 2 वर्ष का कि मैं 2 वर्ष आप यहाँ रहूंगा, और मान लीजिए 50% पेमेंट भी हो चुका है, और 4-6 महीने के बाद अगर वो पसंद नहीं आ रही है जगह, या फिर वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, और वो स्वयं ही अगर कोई अपने मित्र को या रिश्तेदार को उस रूम को देना चाहे, तो क्या बिना मकान मालिक की परमिशन से ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर क्या प्रोसेस रहेगा इसका अगर वो उस जगह से जाना चाहे जबकि 2 साल का एग्रीमेंट हो चुका है? देखिए, एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है। आप उस एग्रीमेंट को ब्रीच नहीं कर सकते, किसी और व्यक्ति को अपनी जगह वहां रहने के लिए नहीं दे सकते। ये एक, देखिए, यही जिसे कहते हैं ना, जो बीमारी की जड़ यही तमाम चीजें हैं। अगर क्यों आप दे रहे हैं किसी और को? उस व्यक्ति को स्वतः उनसे एग्रीमेंट करवा दीजिए, कहिए कि मैं छोड़ रहा हूं, ये व्यक्ति है दूसरा, इससे। इसीलिए हर एग्रीमेंट, हर कानून, हर किराएनामे में वर्णित होता है, ये संभवतः सभी लोग करना चाहिए भी, कि सब लीज नहीं है अलाउड। आप अपनी जगह किसी और को, तो आप अपनी जगह किसी और को नहीं रखवा सकते। मेरे ख्याल से इनका जो सवाल था, जैसे कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे या इवन रेसिडेंशियल में भी अब देखने को मिलता है, एक लॉक इन पीरियड है। 12 महीने का आपका लॉक इन पीरियड है, लेकिन 4 महीने के बाद आपका तो उसका मैंने रास्ता बताया ना। लॉक इन पीरियड जैसे 1 साल का है, तो आप किसी और को रखवाना चाहते हैं, तो आप जाके अपने मकान मालिक से कहिए कि देखिए ये ऐसा है, मेरी जगह पे मैं इनको दे रहा हूं क्योंकि ये चेंज हो गया सिचुएशन में, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, या कुछ भी, कोई भी कारण, और वो उनसे समझौता करा दीजिए। क्यों एक इलीगल एक्टिविटी करें? लेकिन सवाल है कि जो रेंट हमको दिया गया है, वो उसमें मान लीजिए ड्रेनेज का इशू है, या कोई पार्किंग की समस्या अक्सर देखने को मिलती है दिल्ली शहर के अंदर, या उसमें कुछ सिविल वर्क में कुछ डैमेजेस है जो वो ठीक नहीं कराना चाह रहे हैं। अब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया, तो वो किसी अगला भी वहाँ पे नहीं आना चाहेगा, ना वो लाना चाहेगा। वो चाहेगा कि भाई अब हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा 4 महीना पूरा हो गया, बेशक 12 महीने का लॉक इन हो, हम क्यों रहे यहाँ। अगर कोई जो स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी है, जैसा आपने बताया कि वो वहाँ पे पिलर टेढ़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप ड्यू देके आप स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, पार्किंग की प्रॉब्लम, जो प्रॉमिस किया गया वो नहीं है जी, आपने देखा भी, और आप प्रूडेंस के आधार पे देख पा रहे हैं कि ये इन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहां पे मेरी 2 गाड़ियां खड़ी होंगी। इसका मैंने रेंट एग्रीमेंट में भी वर्णन किया है। अब वहां पे वो अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है और आपको नहीं खड़ी करने दे रहा है, तो एग्रीमेंट का वायलेशन है। और एग्रीमेंट का वायलेशन का क्या तात्पर्य है? आप जा सकते हैं, आप संभवतः जाके और रेंट न्यायालय में जाके, इसमें कोई ऐसा डिफाइन किया गया है कि इतने दिन पहले उनको रिटन नोटिस 1 बार 2 बार देना है? ये डिपेंड करता रहता है, ये डिपेंड करता है कैसी एग्रीवेटेड सिचुएशन है। अभी कोई घर गिर रहा है तो क्या मैं उसमें रह सकता हूं? मैं जाके सीधे न्यायालय को कहूंगा कि इन्होंने मुझसे सिक्योरिटी ले रखी है, इसका देखिए, निरीक्षण कराइए। न्यायालय यहां तक भी कर सकता है कि किसी लोकल कमिश्नर को, किसी अन्य व्यक्ति को, कोर्ट के अधिकारी को वहां भेज के प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण कराए। वो अपीयर हो,
वो जो रेंट कोट होती है हर क्षेत्र की, जैसे दिल्ली के मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, साकेत में भी है, 30,000 में भी है, कड़कड़डुमा में भी है, रोहिणी में भी है, तमाम जो कोर्ट्स हैं वहां पे रेंट की अपनी एक मतलब संबंधित थाना को ना सूचित करके ना थाने का मैंने बताया ये सिविल लॉ है। थाना पब्लिक ऑर्डर में अगर कोई कमी है, थाने से क्या मतलब है इसका? जहां पे क्रिमिनल लॉ का वायलेशन, हाँ, जहां पे कोई ऐसा कोई मार पिटाई हो रही है, इस तरह की चीज है, पब्लिक ऑर्डर को, पीस को कोई अगर छेड़ने की व्यवस्था करता है। एक मेरा सवाल है, कई बार ये जो स्ट्रक्चरल आपने बात की, लेकिन एक होता है कि वैचारिक मतभेद आ गया, मसलन कि हमें नहीं पता है कि ड्रिंक करने की आदत है, अनैतिक तरीके से वो बार बार हर सुबह आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसी चीजें जो कि डिफाइन नहीं होती ये, लेकिन मैं आपको बताऊं कई बार डिफाइन भी होती हैं, ये सारी चीजें भी डिफाइन होती हैं, और अगर इस तरह की चीज है तो उसके लिए भी सिविल लॉ की ही अंदर प्रावधान है, और वो जो भी कमी आपको लग रही है, जैसे लैंडलॉर्ड को इस तरह ये है स्वीकार योग्य नहीं है, कि आपको बताया था, आपने एग्री किया था, तो आप जा सकते हैं न्यायालय में। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज राइटिंग में नहीं हो सकती है। इस तरह की चीज अगर नहीं है राइटिंग में, तो आप जाके, वर्बल एग्रीमेंट इज ऑल्सो इन्फोर्सेबल। आपके और मेरे बीच में अगर बातचीत के माध्यम से कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं कि जी हां ये हम दोनों में समझौता हुआ था, चाहे वर्बली हुआ था, आपका वो लागू होगा। क्योंकि अक्सर मतलब देखने को मिलता है कि अमूमन हर तीसरे दिन लैंड ओनर आ रहे हैं, किसी बार घूमने के बहाने, किसी बार अपने स्ट्रक्चर को देखने के बहाने, कई बार, और वो एक अनवारंटेड इंटरफेरेंस होता है। बिल्कुल, कई बार ये है, इन चीजों को क्लियरिटी होनी चाहिए, इसीलिए एग्रीमेंट इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर, हमारी बात नहीं हो पा रही थी। जी जी, मेरी आवाज कम जा रही है। मैं प्रेम कुमार बोल रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगा। जी जी प्रेम साहब जी। हाँ जी, तो सर हमारे कुछ सवाल है जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम यहाँ दिल्ली में किराए पे रह रहे हैं, जो 4th क्लास के लोग या जो भी है, तो उनके लिए ऐसी कोई गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर रही कि उनको किराए से निजात मिले, या अपना उनको मकान मिले, अपने आवास मिले, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है? दूसरा ये है कि जैसे हम मकान मालिक हमारा क्या कहता है कि आप ये बनवाएं वो बनवाएं, जो भी कुछ टूट फूट होती है ना, तो वो कहता है कि आप इसको ठीक कराएं स्वयं। तो इस तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वही है। जी शुक्रिया प्रेम साहब जी। देखिए प्रेम जी, भारत सरकार और तमाम राज्यों की सरकार, हमारी दिल्ली सरकार भी, इन तमाम सरकारों ने तरह तरह और डिफरेंट टाइम में जो गरीब, पिछले और दबे हुए लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, तमाम लोगों के लिए कई प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं, जिसमें कि मकानों की व्यवस्था की गई है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार ने कई मकानों का वितरण किया। मेरे पास वो कार्यक्रम का विषय नहीं है, अन्यथा मैं उस पर भी बात कर सकता था। तो आपको अपनी सरकार, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली सरकार के पास जाइए, केंद्र सरकार के पास जाइए, और वहां से उन योजनाओं को कलेक्ट करिए कि क्या योजना है, और वहां पे उनमें आपको आवेदन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर आप उनमें उस सूची में आते हैं, आपका अधिकार बनता है, तो आपको मकान अवश्य मिलेगा। सरकारें जी बिल्कुल, देखिए मैं डिसेबल के लिए अलग प्रोविजन है, और बहुत अच्छा प्रोविजन है। संभवतः आप प्रयास करिए, मुझे उन चीजों का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको उसका सारा चीज व्यवस्थाएं पता चल जाएंगी, और उन व्यवस्थाओं को आप पता लगा के अगर आप उसमें फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में आप मकान ले सकते। बिल्कुल, खासतौर पर अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करें, तो इस तरह के कई प्रोग्राम है। एक आखिरी कॉलर है, उनका एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूँ करोल बाग से। जी हेमंत, सवाल एकदम क्विक पूछिए। मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता था, 11 महीने के एग्रीमेंट के लिए जो स्टैम्प रेवेन्यू होती है वो कितने की लगती है? देखिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप 11 महीने का कर लें, वो वैलिड हो जाएगा। और इस सवाल से, क्योंकि समय की घड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेरे मित्र मुझे इशारा कर रहे हैं। संजय चड्ढा साहब
मैं आपका वक्त की कमी है, मैं क्षमा चाहूँगा। अब अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर हिस्सा लेंगे। संजय चड्ढा साहब, आप स्टूडियो में और इन सारे विषयों पर चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था दिल्ली किराया कानून, किराएदारों और मकान मालिकों की समस्याएं और समाधान। श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे संजय चड्ढा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे SM रिजवान अहमद। प्रस्तुत करता थे विवेक कुमार तोमर।